नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। एमपी टीईटी पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश भर्ती 2018 का जो पेपर है वो पेपर ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा आयनिक बंध पाया जा रहा है, वो ये बात कर रहा है। आयनिक आबंध है इसमें उपस्थित होता है, यानी अल्ट्रोड अमोनियम नाइट्रेट इज इन आयनिक कंपाउंड इट कंटेन। चूंकि अमोनियम नाइट्रेट एक आयनिक आबंध है, इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है, तो देखो यहाँ एक तो अमोनियम आ गया और एक अमोनियम के पास में क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया। तो दोनों में मिलके कौन सा बंध इसका काम करेगा, है ना। तो इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, केवल आयनिक और साथ सहयोजी बंध तो नहीं। यहाँ पे अमोनिया में NH4 तो NH3 होता है, लेकिन NH4 प्लस में कन्वर्ट जब होता है तो इसमें उपसहसंयोजी बंध आता है। तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि उसमें क्या आना चाहिए, उपसहसंयोजी बंध। तो देखो इसमें केवल आयनिक बंध है तो ये हो नहीं सकता, इसमें उपसहसंयोजी बंध है, हाँ इसकी संभावना बन रही है, लेकिन इसमें केवल आयनिक बंध है तो ये नहीं है। इसमें सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध है, लेकिन उनने पहले ही क्लियर कर दिया आयनी बंध तो है। तो कहने का मतलब आयनी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध वाला हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब इसके लिए आपको क्या है कि जो पीसीएमबी है, पीसीएमबी में आप जो हम बात कर जिसकी करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री उठाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा जो बंध होते हैं वो 3 प्रकार के बंध होते हैं। जो बंध है वो हमारे 3 प्रकार के बंध हैं। वन सेकेंड रुके जरा, पता नहीं क्यों अटक रहा है। तीन प्रकार के जो बंध हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं। तो बंध देखेंगे हम किस प्रकार का जो बंध है, कहां पे उसका क्या प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो बंध जो है 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार का बंध अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा वैद्युत संयोजी। दूसरा अगर बात करूं तो वो हो जाएगा सह संयोजी। इसके बाद में तीसरे बंध की बात करूं तो वो हो जाएगा उप सहसंयोजी। कैसा आ जाएगा, उपसहसंयोजी। तीनों प्रकार के बंध पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस में, एमपी टीईटी कोर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं, लाइम स्टोन इज यूज ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रिक्लेमेशन का मतलब होता है सुधारना, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के सुधार के लिए, कौन सी मृदा के सुधार के लिए चूने का पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। लेटेराइट मृदा, अम्लीय मृदा, सोडिक मृदा, क्षारीय मृदा तो आप जानते ही है। और इसको ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसमें नहीं पूछता है, तुम वन विभाग रेंजर को हमने देखा, रेंजर में इसको पूछा, क्वालिटी कंट्रोलर में आया, आरयू एसएडीओ में ये क्वेश्चन पूछता है। ये एक ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है कि कहाँ नहीं इसको पूछता, एक तो ये, और एक कहाँ की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय होती है, पहाड़ों की या समुद्र के या तालाब के किनारे की या किसी भी पानी भरे जलाशय के किनारे की, तो उसको ये फेवरेट क्वेश्चन मानता है। अब देखेंगे द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सोइल इज विच कैन नॉट बी चेंजेस। मृदा का भाव भौतिक गुण धर्म जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी बुक में इसको लिख चुका हूं। आप अगर देखेंगे तो कृषि ब्रह्मास्त्र में आप इसको देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मृदा का जो सोइल टेक्सचर है, यानी मृदा बनावट है, वह चेंज नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन था, जरायु बीज निम्न में से किसको पाया जाता है। अगर हम एग्रोनॉमी की बात करें तो वहां किस में पूछ लेता है, वो मूंग की फसल में पूछ लेता है। अब वहां तो इसने इसके बारे में पूछ लिया, लेकिन अब यहाँ क्या है, ग्रेप्स में नहीं पाया जाता है, मैंगो में नहीं पाया जाता, पपाया में बचा क्या, जैक फ्रूट या कटहल, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस इसका नाम है। तो इसमें इसको पूछा गया है कि इसमें जरायु बीज निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो ये इसके अंदर हम इसको देखेंगे। आलू और तंबाकू के लिए उपयुक्त पोटासिक उर्वरक कौन सा है, यानी पोटासिक फर्टिलाइजर मोस्ट सुटेबल फॉर पोटैटो एंड टोबैको इज आर। तो यहाँ पर हमको देखना है सल्फर ऑफ पोटास ओनली, केवल पोटास के सल्फेट, उपयुक्त सभी, केवल सोनाइड, केवल पोटास के लवण। तो यहाँ पे सल्फर, सीधी सी बात है, हम किसकी बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे। सल्फर के पोटासिक उर्वरक का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे।
अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज्ड इज पोस्ट इमरजेंसी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे पूछा है पोस्ट इमरजेंसी, यानी फसल की बुआई के बाद हम कि कौन से हर्बिसाइड का या यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं के पश्च उद्भव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ सब पता है कि 2,4-D का यूज करते हैं, 2,4-डाइक्लोरो, यहाँ क्या बोलूंगा 2,4-डाइक्लोरो फिनाक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। इसका हम प्रयोग करते हैं और गेहूं की बुआई के बाद में हम इसको देते हैं, ठीक है। इसी के बाद बढ़ते हैं हम अगले क्रम में। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप, स्लोप के एंगल को ज्ञात करने के लिए यानी ढलान के कोण को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला है ग्राफ मीटर, पहला क्या दे रखा है ग्राफ मीटर है। ये इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें जो चांदा होता है हमारा जो बचपन में हमने देखा था, ये इस तरह से ग्राफ मीटर यानी ये भी कोण ज्ञात करने के लिए आता है, लेकिन ये सिंपल कोण ज्ञात करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे बात करूं इंक्लाइनोमीटर की बात करूं, इंक्लाइनोमीटर, तो इंक्लाइनोमीटर ये होता है ये ढलान के कोण की, ये बहुत सिंपल है। आजकल इसके कैसे आ गए हैं, इसके आजकल डिजिटल आ गए हैं, डिजिटल आ गए। आप नेट पे सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके डिजिटल वाले जितने भी है उसको ये क्या करने लगा है आजकल पूछने लगा है, मतलब कि इसके जितने भी वर्जन है वो डिजिटल इसको देखता है। अब देखते हैं मैक्रोमीटर। मैक्रोमीटर क्या है, जो पार्ट होता है इसका सोइल का या जो भी एक मृदा का कण होता है, तो मृदा के कण का साइज क्या होगा, वो कितने दायरे में फैला हुआ उसको मापने के लिए मैक्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है वो कोणों को मापने के लिए, जैसे मान लो कोण कितने का है 45 का है 30 डिग्री का है, उस कोणों को मापने के लिए ऑप्टिकल कर्व का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लॉविंग अक्रॉस द स्लोप इज हिल। इसने बोला है पहाड़ियों की ढलान पर खेतों की जुताई करने की विधि को क्या कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्या है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन तो उसको कहते हैं जब क्रॉप को अदल बदल कर बोया जाता है। एक बार गेहूं बो दिया, फिर गेहूं के बाद सोयाबीन बो दिया, फिर हमने चना बो दिया, और ऐसे बदल बदल के, ये तो हो नहीं सकता। फिर है सीढ़ीदार खेती, इसको क्या बोला है टेरेस, सीढ़ीदार या टेरेस बोला है, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे अभी और देखते हैं नो टिलेज फार्मिंग, बिना जुताई की खेती तो है, तो नो टिलेज में जेंथ्रो टूल ने दिया था वो अलग है। इसके बाद में है कंटूर, तो आपको यहां याद रखना है कंटूर फार्मिंग, कंटूर प्लॉविंग जो होता है परिरेखिक जुताई, यह इसका सबसे सही उत्तर माना गया है, इसलिए यह उत्तर मान्य नहीं होंगे। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1982, 83, 1970, 71, 1978, 79, 1974, 75। तो यहाँ याद रखना कि कमांड क्षेत्र एरिया की जो शुरुआत की गई थी वो 1974-75 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऐसे अपने को याद रखना है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जितने भी किए गए थे वो यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट 1974-75 पे है। सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था, मैं अपनी कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में भी लिख चुका हूं। और सहकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से हुई थी, ये हम जानते हैं। कहां से हुई थी सहकारी आंदोलन की शुरुआत, इंग्लैंड से हुई थी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम देखेंगे इन ए सिस्टम ऑफ प्लांटिंग रो टू रो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक अगर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जो पौधे की दूरी है, मतलब पौधे से पौधे की दूरी ये है। मान लो इसने क्या बोल दिया, एक पौधा है और इस पौधे से पौधे की दूरी क्या है, फिर उसने बोल दिया कि अगर मान लो ये पौधे से पौधे की दूरी यही है, लेकिन ये पंक्ति से पंक्ति दूरी अगर ज्यादा है तो ये एक तरह से कौन सा एंगल बनेगा, तो यहाँ पे आयताकार, विकर्ण, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होता तो ऐसा बनता, वर्गाकार होता तो चारों बराबर होते, लेकिन यहाँ पे विकर्ण भी नहीं बन रहा, विकर्ण तो ऐसा आता, तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या आएगा, आयताकार आएगा, इसलिए क्वेश्चन सही होगा। विच डिस्टेंस इन राइस इज caused by जिंक डेफिशिएंसी, यानी कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। धान में अगर हम बात करें तो कौन सा रोग होता है, चावल, चावल लिख रखा है यहाँ पे, मतलब धान में,
तो याद रखना खेरा रोग। और ये किसने दिया था? वाई.एल. नेने ने इसको दिया था। वाई.एल. नेने ने इसकी खोज कहाँ की थी? पंतनगर में। पंतनगर में सबसे पहली बार इसको देखा गया था, वाई.एल. नेने ने देखा था और IR 8 वैरायटी पे इसको देखा गया था। बाकी का जीवाणु अंगमारी है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी होता है, लेकिन हमारा जो जिंक है, जिंक जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक 30 और इसके ऊपर Z++ आता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, परमाणु क्रमांक पढ़ाऊंगा, किस पे कितने प्लस आते हैं कितने माइनस आते हैं वो भी आपको सब बताऊंगा। जीवाणु पर्ण वर्ण रेखा, सॉरी। इसके बाद में है सीड ब्लाइट। तो ये कुछ भी नहीं है, तीनों क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, यहां से क्या है? खेरा रोग है। अब देखेंगे गाजर इस परिवार से संबंधित है। कैरोट बिलोंग टू द फैमिली। फैमिली की जगह यहाँ क्या है? हम परिवार की जगह क्या कुल भी बोलते हैं, कुल बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, मैं ये जो पेपर लाया हूँ ये पेपर सीधा सा जो व्यापम ने हमको दिया था उसी को मैं ले आया हूँ। मैंने यहाँ कोई चेंज नहीं किया है। चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसने पूछा वही, नहीं तो मैं उसको यहाँ लिखता तो परिवार को क्या लिख देता? कुल लिख देता। तो इस गाजर इस परिवार से संबंधित है। तो आपको पता है अम्ली फेरी से है, मालवेसी, क्रूसीफेरी और सोलेनेसी जो है इस फैमिली से तो संबंधित नहीं है। फिर है इन्फेक्शन ऑफ कॉक्सिडियल डिसीज कैन इन्फेक्ट द बर्ड अप टू द एज ऑफ, मतलब कॉक्सिडियल का रोग का संक्रमण किस आयु तक की पक्षी को संक्रमित कर सकता है? 3 सप्ताह के, 1 सप्ताह के, 5 सप्ताह के या 10 सप्ताह के। तो ये कॉक्सिडियल बीमारी आपको ये समझना होगा ये किसमें पाई जाती है? मुर्गी में। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? मतलब यह क्वेश्चन मुर्गी पालन से पूछ लिया। और मुर्गी पालन हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? पशुपालन के अंतर्गत। तो कॉक्सिडियल बीमारी जो है यह 10 सप्ताह, आपको याद रखना है कि 10 सप्ताह का जो पक्षी होता है या मुर्गी होती है, बच्चा होता है, उसको ये फैलता है। अब आपको देखो ये जो एक छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, यही अगली आने वाली एग्जाम MPTET में आपको तराएगी या आपको सिलेक्ट करवाएगी। तो ये क्वेश्चन सभी से नहीं बनते, या कंफ्यूजन होता है कि 3 वीक 1 वीक, तो ये इसके लिए हमको पशुपालन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे रील अपरदन के उन्नत चरण का नाम क्या है? नेम ऑफ द एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन, यानी रील इरोजन का उत्तम क्या है? तो यहाँ पे स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये तो सबसे लास्ट में आता है। फ्लैश सबसे पहले, और इसके बाद में सीड, फ्लैश के बाद में सीड इरोजन, फिर इसके बाद में ये वाला इरोजन आ जाएगा रील इरोजन तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, गली इरोजन या घाटी इरोजन उसको हम कहते हैं। नेम ऑफ द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फ्री लिविंग, क्या बोला इसने? फ्री लिविंग की बात की है। नॉन सिम्बायोटिक, यानी नॉन सिम्बायोटिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका देखो राइजोबियम की तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये तो सिम्बायोसिस आता है। इसके बाद में नीली हरी सेवाल नहीं आएगा। अब एजोस्पाइरल और एजेटोबैक्टर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो विशेषता है किसकी है? एजेटोबैक्टर की है। किसकी है? एजेटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग जीता है। क्या होता है? तो मैंने देखो, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि मेरे हिसाब से मैंने उसको याद कर लिया है कि जो जाट होता है वो फ्री लिविंग रहता है, फ्री लिविंग रहता है। यानी कि मुझे तो याद करना था कुल मिला के मेरे से, तो मैंने उसमें यहाँ शब्द आया जाटो। क्या शब्द आया? जोटो। तो उसको जाटो कर लिया, जाट शब्द निकाल लिया उससे, और मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो क्या रहूंगा? स्वतंत्र जीवी रहूंगा। मैंने अपने आप से उसको ट्रिक से याद किया है। केवल ट्रिक से याद करने के कारण मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद करना हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे ही याद किया, मुझे मेरा शब्द दिखा, मैंने उस शब्द को 2 सेकंड देखा, 2 शब्द देखने में उसमें मेरा नाम आया, मेरे नाम की गोत्र आई मुकेश जाट। तो जाट मैंने देखा कि भाई मैं क्या पसंद करता हूं कि मैं फ्री लिविंग रहना पसंद करता हूं, है ना। और गैर सहजीवी मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं, यानी आत्मनिर्भर, अपने आप पे आत्मनिर्भर रहना हम पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे वो बहुत आसानी से याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्कम फॉर्मेट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सोप इन हार्ड वाटर इज द प्रेसिपिटेट ऑफ, यानी बोल रहा कठोर जल में साबुन के विघटन के दौरान निर्मित पृष्ठमल या गाद निम्न का अवच्छेद होती है। कठोर जल की बात करी उसने, किसकी बात करी है? फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठा लिया। कठोर जल में अगर साबुन का विघटन हो रहा है, क्या हो रहा है? साबुन का अगर विघटन हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो निम्न का अवक्षेप होगा। किसका अवक्षेप होगा? मैग्नीशियम और खनिज अम्ल के, किसके? कैल्शियम का। हाँ डेफिनेटली ये तो जरूर है कि मैग्नीशियम आएगा
और कैल्शियम का आएगा। लेकिन कैल्शियम लवण पहले काम करता है क्योंकि जमीन के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, तो अभी कुछ हद तक ये बन रहा है। लेकिन इसमें खनिज लवण, इसमें और भी चीज ये थी, अवघटन जब होता है जब प्लस माइनस मिलता है, और प्लस माइनस मिलने के लिए उसे कुछ भी तत्व चाहिए जब जाके वो अवक्षेपित होगा। तो यहाँ तो नहीं रहा कापर कार्बनिक वसा, तो यहाँ कापर गलत है, बाकी कार्बनिक वसा तो सही दे रखा है। कार्बनिक वसा के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़े होना चाहिए। फिर एक कैल्शियम और हाँ ये सही है, कैल्शियम भी है, और कार्बनिक वसा अम्ल के मैग्नीशियम। तो कार्बनिक वसा की अगर मैं बात करूं तो एक माइनस हो जाता है और कैल्शियम पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इसका ये वाला उत्तर 100% सही होगा। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सोडियम और कार्बनिक वसा अम्ल के कापर, कापर का तो सवाल ही नहीं उठता है, ना सोडियम का सवाल उठता है ना। कठोर जल में, कठोर जल का मतलब होता है कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, कठोर जल के अंतर्गत आता है। लेटेराइट, लेटेराइटन मृदा में के संग्रह के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। लेटेराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है, जमा करना। ऐसा कौन सा पदार्थ जमा हो रहा है जिस क्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, आयरन और एल्यूमिनियम। तो याद रखना फेरिक और आयरन जहां, एल्यूमिनियम जहां जमा होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लेटेराइजेशन की क्रिया कहते हैं। ये आपको कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये, बाकी के इसके उत्तर नहीं होंगे। बेरोग्राफ निम्न के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। बेरोग्राफ का आपको पता है दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सोइल स्ट्रेंथ, मृदा सामर्थ्य। क्या आता है, मृदा सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो मृदा सामर्थ्य को ज्ञात नहीं करेगा, सोइल स्ट्रेंथ को ज्ञात नहीं करेगा। सोइल में अंदर कौन कौन से पोषक तत्व है वो अलग चीज है। फिर है सोइल वाटर पोटेंशियल, मृदा जल क्षमता को मापने के लिए नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। मृदा तापमान, मृदा तापमान के लिए भी नहीं किया जाएगा। मृदा ताप को तो अलग हम मापते हैं टेम्परेचर से, और इसका मृदा ताप के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका नियम चलेगा, तो फूरिये का नियम चलेगा। फूरिये का नियम, फूरिये का नियम का मतलब क्या, फुर से कागज जल गया मतलब ताप की तरह। फिर कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हमको मिल गया जो जिसकी हमें तलाश थी, वो मिल गया है कि वायुमंडल दाब का निरंतर रिकॉर्ड। निरंतर रिकॉर्ड दे या ना दे, लेकिन वायु दाब का रिकॉर्ड हमको ध्यान रखना है कि वायु दाब मंडल का, वायुमंडल का हमको दाब याद करना है। इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्टिकल्चर से रिलेटेड है। हार्टिकल्चर से रिलेटेड होने के कारण ये क्या गया है, माना गया है। अब देखिए इसमें वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट एनहांस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकम इट ब्लॉक्स। यानी इसने ये बात की है, इसने ये बोला है कि फलों को मोम कोटिंग से उपचारित करके उनके स्वयं का जीवन बढ़ जाता है, क्योंकि यह निम्न को अवरुद्ध करता है। तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से क्या चलता है, सेब फल चलता है, तो उसकी ये बात की गई है। परागण की कोई बात नहीं करेंगे, श्वसन की कुछ हद तक बात हो सकती है। फिर पकने की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, तो वो इससे ही रिलेटेड होती है। फिर अगला है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो ये रियल फैक्ट में होगा। आप अगर क्या जम्मू कश्मीर से क्या आना है आपके लिए, एप्पल आ रहा है, तो एप्पल को आप समझना ये क्या करते हैं, मोम की कोट इसके ऊपर लगा देते हैं। क्या करते हैं, मोम में इसको कर देते हैं। तो जब भी अपने बच्चों को खिलाए तो इसकी ऊपर की जो परत है इसमें क्या आ जाता है, मोम होता है। वो मोम इतना हार्ड होता है कि उसे बच्चों को देने से पहले ध्यान रखे कि इसकी जो ऊपर को है उसको हल्का सा छील ले, फिर बच्चों को खिलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, ये मोम में डूबा होता है ताकि लंबे समय तक ये लंबी दूरी तक जा सके और उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होके वो खत्म ना हो, खराब ना हो। इसलिए बच्चों को हार्ट अटैक की या मतलब जो एक हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, आज हमारे 20 क्वेश्चन और पूरे हुए, मतलब हम 40 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट थर्ड क्लास की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगली क्लास जल्दी ही आपके बीच में आएगी। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।